दोस्तों, एक बार एक तोते ने मैना को कातिल हसीना की कहानी सुनाई। तो क्या थी उस कातिल हसीना की कहानी? आज इस वीडियो में हम पूरी कहानी विस्तार से सुनेंगे। कहानी को सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक पेड़ पर एक तोता और मैना बैठी हुई थी। मैना तोते से कहने लगी, क्या आज तुम मुझे कोई कहानी नहीं सुनाओगे? इस पर तोता कहने लगा, जरूर सुनाऊंगा। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे कि तुम्हें औरतों पर विश्वास नहीं होगा। हैरानी के साथ मैना कहने लगी, ऐसी क्या कहानी है जिसे सुनने से मुझे औरतों पर विश्वास नहीं रहेगा? तोता कहने लगा, तो सुनो मैना। एक गांव में मधुलिका नाम की एक लड़की मध्यम परिवार में रहती थी। मधुलिका भला की खूबसूरत थी, वह किसी अप्सरा से कम न थी। उसके पिता एक छोटे से व्यापारी थे। घर में खाने पीने की कोई कमी न थी। मधुलिका की माँ तो उसके बचपन में गुजर गई थी। जब मधुलिका घर से बाहर निकलती तो लोग उसे देखते रह जाते। नौजवान लड़के तो अपना दिल थामकर रह जाते। मधुलिका यह बात बहुत अच्छे से जानती थी कि वह बहुत खूबसूरत है, लोग उस पर मरते हैं, इसीलिए वह और इठला इठला कर चलती। उसकी चाल देखकर तो लड़कों के दिलों पर सांप लौट जाते। वे सिमट कर रह जाते, परंतु कुछ कर ना सकती। यह देख मधुलिका को बड़ा मजा आता था। जब वह कॉलेज जाती तो वही हाल कॉलेज के लड़कों का रहता। मधुलिका एक ऐसी चिड़िया थी जो किसी के हाथ में न आती थी। मधुलिका के पिता का एक मित्र था जिसके बेटे का नाम विराज था। वह अक्सर अपने पिता के साथ मधुलिका के घर काम के सिलसिले में आया करता था। उसने जब से मधुलिका को देखा था, उसने तरह तरह से मधुलिका को अपने जाल में फंसाना चाहा, परंतु उसने अभी तक विराज की तरफ ठीक से नजर उठाकर भी नहीं देखा था। विराज ने अपनी कोशिश जारी रखी। एक दिन का समय था। आज विराज अकेले ही घर आया था। उसके पिता उसके साथ नहीं आए। विराज ने मधुलिका से कहा, क्या तुम्हारे पिताजी घर पर नहीं हैं? मधुलिका ने कहा, नहीं नहीं, अभी वह काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। हो सकता है उन्हें आने में समय लग जाए, आप शाम को आइएगा। इस पर मैना कहने लगी, तो बताओ तोते, आगे क्या हुआ? तोता कहने लगा, हाँ हाँ, सुना ही तो रहा हूँ। तोता कहने लगा, सुनो मैना, आज विराज को बहुत अच्छा अवसर मिल गया था। उसने अचानक से जाकर पीछे से मधुलिका को पकड़ लिया। मधुलिका ने कैसे तैसे अपने आप को विराज से छुड़ा लिया। विराज आज तो चला गया। विराज के जाने के बाद मधुलिका के तन बदन में उमंगे होने लगी। जवानी का जोश उससे संभाला नहीं संभल रहा था। उसने अपने पिता से इस हरकत के बारे में कुछ भी नहीं कहा। विराज इसी का तो इंतजार कर रहा था। वह सोच रहा था कि अगर मधुलिका ने इस बारे में अपने पिता से कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब यह होगा कि उसकी भी हाँ है। ऐसा ही कुछ हुआ। मधुलिका ने जब अपने पिता से इस बारे में कुछ नहीं कहा तो विराज समझ गया, अब तो बात बन सकती है। इसीलिए अब वह सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वह सही मौका भी आ गया, जिस दिन विराज के पिता और मधुलिका के पिता अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। उसी दिन विराज मधुलिका के घर आया और उसने आते ही मधुलिका को पकड़ लिया। मधुलिका भी उसे रोक ना पाई, वह भावनाओं में बह गई। उन दोनों के बीच आज सारी सीमाएं टूट गई थी। अब विराज को वह सब कुछ मिल गया जो वह मधुलिका से चाहता था। दोनों के बीच अब अक्सर ऐसा ही चलता रहता। जब विराज का मन करता वह मधुलिका के घर आता, उसके साथ घंटों बिताता और फिर चला जाता। यही करती करती 1 साल बीत गया। दोनों ने विवाह के लिए एक दूसरे से कुछ भी ना कहा। एक दिन मधुलिका के पिता को उस पर कुछ शक हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा, बेटी जवान हो गई है, जल्द ही इसका विवाह किसी अच्छे से लड़के के साथ करा देना चाहिए। मधुलिका के पिता ने उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ भी लिया। पास के ही गांव में मनीष नाम का एक लड़का था जो कि
बैंक में नौकरी करता था। मधुलिका के पिता ने उससे अपनी बेटी का विवाह तय कर दिया। मधुलिका को देखते ही मनीष ने भी विवाह के लिए तुरंत हाँ कर दिया, क्योंकि वह थी ही इतनी खूबसूरत। मधुलिका के पिता ने देरी ना करते हुए उसका विवाह करा दिया। मधुलिका अब अपने ससुराल चली आई। जब उसकी सुहाग रात पर वह दुल्हन बनकर सेज पर बैठी थी तो मनीष वहां पर आया। मधुलिका थोड़ी सी शर्माई हुई बैठी थी। मनीष ने कहा, आज मैं तुम्हें सारी बातें साफ साफ कह देता हूँ। हम दोनों अब एक नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं। विवाह से पहले हम दोनों ने क्या किया, इससे हम दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, परंतु विवाह के बाद अब हम दोनों एक साथ हैं, इसीलिए हम में से कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे दूसरे का दिल टूटे। मनीष की बात से सहमत होकर मधुलिका ने धीरे से शर्माते हुए सिर हिला दिया। मनीष ने मधुलिका को अपनी बाहों में ले लिया। दोनों के बीच पूरी रात प्यार उमड़ा। उसके बाद अगले दिन से जब मनीष सुबह काम पर जाता तो वह शाम को जल्दी वापस आ जाता। भला इतनी सुंदर बीवी को अकेले कौन छोड़ सकता था। ससुराल में भी उन दोनों के सिवा कोई भी ना था। धीरे धीरे समय बहुत अच्छे से गुजर रहा था। एक दिन जब मनीष अपने काम पर चला गया तब दोपहर में अचानक से दरवाजे की घंटी बजती है। मधुलिका दरवाजा खोलती है तो वह एकदम से हड़बड़ा जाती है। दरवाजे पर और कोई नहीं बल्कि विराज था। विराज को देखकर मधुलिका बहुत घबराई हुई थी। विराज ने कहा, क्या हुआ, पहचानती नहीं हो क्या? मधुलिका ने कहा, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? विराज ने कहा, ऐसा लगता है तुम मुझे पहचानती ही नहीं हो। अगर पहचानती होती तो अपने घर बुलाती। अरे मैं तो एक दोस्त के नाते तुम्हारा हालचाल लेने आया हूँ। क्या अंदर आने को भी नहीं कहोगी? मधुलिका थोड़ी देर खड़ी सोचती रही। मैना फिर से तोता से कहने लगी, आगे क्या हुआ, जल्दी सुनाओ। तोता कहने लगा, हाँ हाँ सुनाता हूँ। तोता फिर कहने लगा, मधुलिका ने विराज को घर के अंदर बुला लिया। विराज सोफे पर बैठ गया। मधुलिका उसके लिए चाय बनाने गई। जब वह किचन में चाय बना रही थी तब विराज मौका देखते ही उसे पीछे से पकड़ लेता है और पागलों की तरह उसे प्यार करने लगता है। मधुलिका अपने आप को रोक नहीं पाती। पुराना प्यार फिर से उमड़ जाता है। दोनों के बीच आज फिर से वही सब कुछ हो गया जो विवाह के पहले हुआ करता था। आज मधुलिका ने अपना पत्नी धर्म तोड़ दिया। वह आज पराये पुरुष की हो गई थी। अब तो फिर से विराज का उसके घर में आना जाना लगा रहता था। एक दिन का समय था जब विराज और मधुलिका रंगरलियां मना रहे होते हैं। उस समय उसका पति मनीष दरवाजे पर आ जाता है। जब वह दरवाजा खटखटाता है तो मधुलिका हड़बड़ाहट के साथ उठती है और फिर जल्दी से अपना हुलिया ठीक करके दरवाजा खोलती है। तब तक विराज भी अपने कपड़े पहनकर सोफे पर बैठ जाता है। मधुलिका दरवाजा जब खोलती है तो सामने अपने पति को खड़ा देख वह एकदम हड़बड़ा जाती है और कहने लगती है, अरे आप इस समय आ गए। मनीष उसका यह हुलिया देखकर उसे कुछ अंदाजा हो जाता है, परंतु वह कुछ कहता नहीं। जब वह घर के अंदर आता है तो एक आदमी को अपने घर पर बैठा देखता है। मनीष मधुलिका से कुछ पूछता इससे पहले वह कहने लगती है, यह मेरे पिता के मित्र के बेटे हैं। पिताजी काम के सिलसिले में बाहर गए थे, इसीलिए उन्होंने मेरी खबर लेने के लिए इनको भेजा है। मनीष मुस्कुराते हुए कहने लगता है, अच्छा अच्छा। मनीष अपना परिचय देते हुए कहता है, आपको तो मधुलिका ने बताया ही होगा कि मैं कौन हूँ। विराज कहने लगता है, यह भी कोई बताने की चीज है। मुझे पता है आप दोनों पति पत्नी हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। मनीष मधुलिका से कहता है, जाओ मेरे कुछ पेपर लेकर आओ। इस समय मैं उन्हें ही लेने आया था। मधुलिका अंदर जाती है और कुछ पेपर लेकर अपने पति को दे देती है। उस समय विराज भी कहने लगता है, अब मुझे चलना चाहिए। तुम्हारे पिता को मैं तुम्हारी खबर दे दूंगा। विराज इतना कहकर घर से बाहर चला जाता है। मनीष भी उसके साथ जाता है। उसे तो शक हो गया था, परंतु आज उसने
अपनी पत्नी से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। वह अपनी पत्नी के साथ बिल्कुल वैसे ही रहता था जैसे कि हमेशा रहता था, परंतु उसकी नज़र बराबर अपने घर पर बनी रहती थी। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी विराज नहीं माना। एक दिन वह फिर मधुलिका के घर आ गया। वे दोनों जब एक साथ गुड़छल्ले उड़ा रहे होते हैं, तभी अचानक से मनीष दरवाजा खोल देता है। आज उसने अपनी पत्नी को दूसरे पुरुष की बाहों में देख लिया था। विराज तो वहां से तुरंत भाग लेता है। मधुलिका मनीष से माफी मांगने लगती है। मनीष कहने लगता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि विवाह के पहले तुमने जो कुछ भी किया मुझे उससे कोई मतलब नहीं, परंतु आज के बाद से तुम मुझे धोखा नहीं देना। तुमने मुझे धोखा दिया है, अब मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। मधुलिका कहने लगी, यह विराज है। हम दोनों विवाह से पहले एक दूसरे से प्यार करते थे, परंतु हमारा विवाह नहीं हो पाया। मुझे पता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, परंतु एक बार विश्वास कर लीजिए, आगे से ऐसी गलती फिर से कभी नहीं होगी। इस पर मैना तोता से कहने लगती है, तो क्या मनीष ने अपनी पत्नी को दोबारा मौका दिया था? तोता कहने लगा, हाँ मैना, मनीष ने एक बार फिर से मधुलिका को मौका दिया। दोनों फिर से बड़े ही प्यार से रहने लगी। धीरे धीरे 6 महीने हो गए। मनीष बराबर मधुलिका पर नजर रखता था, परंतु अब विराज कभी घर वापस नहीं आया। इस पर मनीष को यह विश्वास हो गया कि शायद अब मधुलिका बदल चुकी है। वह अब उसे कभी धोखा नहीं देगी। मधुलिका के घर में क्या चलता था उसका पड़ोसी बहुत अच्छे से जानता था। वह भी मधुलिका को पाना चाहता था। एक दिन मधुलिका छत पे कपड़े सुखाने को गई। उसका पड़ोसी उसी समय घर में घुस आया। जब मधुलिका अपने कमरे में आई तो उसने मधुलिका के साथ वह सब कुछ किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। मधुलिका ने अपने पति को अपने पड़ोसी के बारे में भी कुछ ना बताया। अब क्या, उसका पड़ोसी जब चाहता मधुलिका के पास आ जाता और उसके साथ वही करता जो इससे पहले विराज किया करता था। मधुलिका भी मजे लेने लगी। एक दिन मनीष ने फिर से अपनी पत्नी को किसी पराये पुरुष की बाहों में पा लिया। इस बार तो उसने मधुलिका पर हाथ उठा दिया। इस पर उस पड़ोसी ने विराज को जान से मार दिया और वह वहां से भाग गया। मधुलिका जोर जोर से रोने लगी। आसपास के जब लोग आए तो मधुलिका कहने लगी, घर में चोर घुस आए थे। जब मेरे पति ने उन्हें रोकना चाहा तो चोरों ने उन्हें जान से मार दिया। सभी लोग मधुलिका को सांत्वना दे रहे थे। इस समय भी मधुलिका ने पुलिस को कुछ भी ना बताया। वह अपने पति के हत्यारे को छिपाती रही। उसने अपने पति का अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ दिन जब बीत गए तो एक दिन मधुलिका ने विराज से कहा कि तुम मुझसे विवाह कर लो। विराज कहने लगा, अरे मधुलिका, विवाह करने की क्या जरूरत है? हम दोनों पहले जैसे रहते थे वैसे ही रह सकते हैं। मधुलिका को गुस्सा आ गया। उसने एक दिन विराज की चाय में जहर मिला दिया। विराज ने वह चाय पी लिया और मर गया। मधुलिका ने उसे ठिकाने पर लगा दिया। उसके बाद उसने अपने उसी पड़ोसी से विवाह के लिए कहा। पड़ोसी ने भी विवाह के लिए साफ मना कर दिया, क्योंकि सब मधुलिका को जानते थे कि वह कैसी औरत है। पड़ोसी के मना करने पर मधुलिका को गुस्सा आ गया। अब वह उससे बदला लेना चाहती थी। मैना कहने लगी, तो मधुलिका ने क्या किया? तोता ने कहा, क्या क्या, उस कातिल हसीना ने समय पाते ही पड़ोसी को भी निपटा दिया। मैना कहने लगी, तो क्या अब वह पूरी जिंदगी अकेले ही बिताएगी? तोते ने कहा, ऐसी औरत भला अकेले कैसी रह सकती है? उसने अपने गांव में ही दूसरे पुरुष के साथ रंगरलियां मनाना शुरू कर दिया। अब तो यह उसका पेशा हो गया था। तोता कहने लगा, हे मैना, इसीलिए औरत जात पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। मैना कहने लगी, तो तुम्हारे हिसाब से उसे क्या करना चाहिए था? तोते ने कहा, जब पहली बार विराज ने उसे हाथ लगाया था तो वह अगर अपने पिता को सब कुछ सच बता देती तो आज उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था वह नहीं होता। जब उसके पड़ोसी ने उस पर हाथ डाला था तो अगर वह
अपने पति को अपनी पड़ोसी के बारे में बता देती तो शायद उसका पति जिंदा होता और वह अपने पति के साथ अपना वैवाहिक जीवन जी रही होती। परंतु उसने ऐसा कुछ भी ना किया। वह मर्दों के साथ बराबर मजे लेती रही। उसे अपने सुंदर और हसीन होने का बहुत गुरूर था, इसीलिए शायद आज उसे ऐसा जीवन बिताना पड़ रहा था। वह आज एक धंधे वाली बनकर रह गई थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।